हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सीडीपी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं सीडीपी का टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेट एग्जाम 2024 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर बार सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना। जितने भी 30 में से आपके प्रश्न सही हो, अपना रियल स्कोर कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आप अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन कॉल पे जरूर से जरूर प्रेस करना, ताकि जो भी वीडियोस आए उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। जैविकी डैश योग्यताएं जैसे कि चलना किसके माध्यम से हासिल हो सकती है? जैविकी योग्यताएं जैसे कि लिखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो बताइए, चलना किसके माध्यम से हासिल हो सकती है और लिखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, आपको बताना है। सभी को गुड मॉर्निंग। डेली हमारे चैनल पे मॉर्निंग में 9:30 बजे क्लास चलती है, उसके बाद दोपहर में 2:30 बजे, उसके बाद शाम को 6:45 बजे क्लास चलती है। तो ये टाइम आप नोट कर लीजिए, डेली आपको टाइम से आना है, ठीक है ना। और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। तो जैविकी जो है प्राथमिक योग्यताएं जैसे कि चलना परिवेश के साथ आनंददायी अंतः क्रियाएं के माध्यम से हासिल हो सकती हैं। और यहाँ पे जैविकी द्वितीयक योग्यताएं जैसे कि लिखने के लिए जो है स्पष्ट अनुदेशन की आवश्यकता होती है। तो पहला वाला यहाँ पे ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताएंगे सब लोग। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास पूर्ण रूप से केवल आनुवंशिकता का ही परिणाम है। विकास का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। विकास बाहर से केंद्र की ओर होता है। विकास सिर से पांव की ओर होता है। तो बताइए, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल कथन आपका बताना है कौन सा सही है आपको। तो यहां पे देखिए, आपका ये वाला, ये आपका बिल्कुल सही है। विकास के संदर्भ में विकास सिर से पांव की ओर होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सीटेट में पूछा भी जा चुका है कि प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का जो है कारक है या संस्था है? निकटतम परिवार, सांस्कृतिक धारणाएं, धार्मिक संगठन या मुद्रित संचार माध्यम? तीसरा का जवाब दीजिए सब लोग। प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का कारक या संस्था है? तो वो है निकटतम परिवार। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी को गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में 50 लाइक का टारगेट है। होप करता हूं आप इस टारगेट को कंप्लीट करेंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से परिवर्तित कर सकते हैं? संवेदी, गत्यात्मक या पूर्व संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक? बताएंगे सब लोग। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छे, सभी लोग हर प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। तो यहां पे पहला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, संवेदी गत्यात्मक, ठीक है ना, अवस्था। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो। सॉरी, यहां पे जो आपका होगा मूर्त संक्रियात्मक होगा, ठीक है ना। ये तो बहुत बार क्वेश्चन करवा चुका हूं, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो गया आपका, ठीक है। चिंतन वाला बहुत पूछा जाता है, मूर्त संक्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो। जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समावेशन, समायोजन, वर्गीकरण या संकल्पना निर्माण? ये भी क्वेश्चन कई बार सीटेट एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लिया आप लोग। जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है समावेशन। क्या कहा जाता है? समावेशन कहा जाता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है? बताइए, कौन सा सिद्धांत है जो सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है? बीएफ स्किनर द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद का सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा जो है नैतिक विकास का सिद्धांत, या लेवाइगोस्की का जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, या सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत? बताइए सब लोग। 6 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग, और पूरी वीडियो जरूर देख के जाना आप लोग। और बहुत ही जल्द सीटेट का जो है प्री एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी मेन एडमिट कार्ड 12 दिसंबर को ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लेवाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे है। एक विद्यार्थी को किसी सवाल से जूझते देखकर उसकी अध्यापिका उस सवाल की भाषा को सरल करने और कुछ संकेत देने का जो है निर्णय लेती है। लेवाइगोस्की के सिद्धांत में इसे क्या कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा जा चुका है और पूछा जाता है, हर वर्ष ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। एक विद्यार्थी को किसी सवाल में जूझते देखकर उसकी अध्यापिका उस सवाल की भाषा को सरल करने और कुछ संकेत देने का निर्णय लेती है। तो ये लेवाइगोस्की के सिद्धांत में से क्या कहा गया है? पाड़ कहा गया है, पाड़। ठीक है ना, ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पाड़ को इसके फोल्डिंग भी बोलते हैं, कभी कभी ऑप्शन में पाड़ नहीं देगा तो इसके फोल्डिंग दे देगा, तो इसके फोल्डिंग भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया है? परिकल्पित स्थितियां, कागज कलम आधारित परीक्षा, चित्रकला या रिपोर्ट कार्ड्स? बताएंगे सब लोग, 8 का जवाब दीजिए सब लोग। अभी भी लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। बताइए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया है? परिकल्पित स्थितियां का। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं? बताइए, रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं? बाल केंद्रित पाठ्य चर्चा को, सांस्कृतिक रूप से जो है अनुत्तरदायी शिक्षण शास्त्री प्रविधियों को, व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखा करने को, या चिंतन के अभिसारी तरीकों को? बताइए, 9 का जवाब दीजिए सब लोग। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। बाकी और भी सब्जेक्ट की वीडियोस और भी सीडीपी की वीडियोस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हमेशा बाल केंद्रित कहीं पे भी ऑप्शन में दिखे तो आपका 100% क्वेश्चन सही हो जाएगा, अगर क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है तो। ठीक है ना, शिक्षा केंद्रित आपका नेगेटिव होता है। बुद्धिलब्धि यानी कि आईक्यू परीक्षणों की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि वे सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हैं, या बुद्धि को विभिन्न क्षमताओं के एक समूह के रूप में मानते हैं, या परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नजरअंदाज करते हैं, या स्मृति, तर्क और मौखिक कौशलों के मापन में सामाजिक कारकों को ध्यान में रखते हैं? बताइए, आईक्यू का जो है फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये सीटेट में कभी कभी पूछ लेता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बुद्धिलब्धि का सूत्र क्या होता है, कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। सभी लोग जवाब दीजिए। तो यहाँ पे करेक्ट होगा, यहाँ पे आपका परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नजरअंदाज करते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए, भाषा और विचार के बारे में कौन सा कथन सही है यहाँ पे? 11 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे ये वाला लेवाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा चिंतन को सुसाधित करती है, तो ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। जेंडर प्रमुख रूप से एक जैविक निर्मित है, या सामाजिक निर्मित है, या चिकित्सीय या यादृच्छिक? बताइए सब लोग, जेंडर प्रमुख रूप से एक क्या है? 12 का जवाब दीजिए सब लोग। तो जेंडर जो है प्रमुख रूप से सामाजिक निर्मित है, ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, अभिकथन और तर्क, इसको बताइए। बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना। बहुत अच्छे भाई, 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षा को मानकीकृत पाठ्यक्रम अपनाना चाहिए। मानकीकृत जो आपका होता है वो आपका निगेटिव होता है, तो इसमें भी दिया गया, तो दोनों आपका गलत हो जाएगा, ए और आर दोनों आपके गलत हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मक आकलन क्या है? रचनात्मक आकलन बताइए, सत्र के अंत में किया जाता है, या केवल मानकीकृत परीक्षणों के माध्यम से किया जाता है? केवल दिखा तो ये तो काट दो। समुचित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, या केवल एक विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया जाता है? रचनात्मक आकलन के बारे में बताना है आपको। ये दोनों मैंने काट दिया। समुचित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है रचनात्मक आकलन। ठीक है ना, ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से उपागम के द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना है? बताइए,
15 का जवाब दीजिए सब लोग। निम्नलिखित में से कौन से उपागम के द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना है? बंद अंत वाले तथ्य आधारित प्रश्न पूछना, परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थी को सहयोग देना, अभिसारी चिंतन को बढ़ावा देना, केवल पाठ्यपुस्तकों द्वारा पढ़ाना। तो यहाँ पे ये वाला करेक्ट होगा, परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थियों को सहयोग देना। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक या प्रमुख समूह द्वारा पसंद की जाने वाली भाषा में पढ़ाया जाए, या उनके सांस्कृतिक ज्ञान और अनुभव की अनदेखी की जाए, या उनकी अपनी स्थानीय भाषा में बनाई गई शैक्षिक सामग्रियों को उपलब्ध करवाया जाए, या विद्यालय और उनके समुदाय के बीच सामाजिक दूरी कायम रखी जाए। 16 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उनकी अपनी स्थानीय भाषा में बनाई गई शैक्षिक सामग्रियों को उपलब्ध करवाया जाए। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्लेक्सिया से ग्रसित विद्यार्थी लंबे निबंध लिखने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं, या बहुत विकसित शब्दावली का प्रयोग करते हैं, या पठन सामग्री को बहुत आसानी से समझते हैं, या पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन ये करवा चुका हूं, अधिगम अक्षमता से क्वेश्चन आता है, हर वर्ष आता है, समझ लीजिए। तो जो डिस्लेक्सिया से ग्रसित विद्यार्थी होते हैं वो पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 का जवाब देंगे सब लोग। निम्नलिखित में से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन में कौन एक बाधक बनता है? रिकॉर्ड की गई श्रव्य सामग्री, ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें, दृश्यात्मक सहायक सामग्री के मौखिक विवरण, या लिखित या मौद्रिक सामग्री। बताइए सब लोग, 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन में कौन सा एक बाधक बनता है? तो लिखित या मुद्रित सामग्री। जो दृष्टिबाधित होते हैं विद्यार्थी उनके लिए बाधक है ये, ठीक है ना। ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। होप करता हूं आज आपका स्कोर ठीक ठाक जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार से संबंधित है? उच्च अवधान अवधि, दृढ़ आवेगशीलता, निम्न स्तरीय क्रियाशीलता, या सुनने के लिए विस्तारित धैर्य। बताइए। 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से क्या ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार से संबंधित है? तो इसमें दृढ़ आवेगशीलता आपका संबंधित है। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, प्रतिभाशाली बच्चों की एक प्रमुख विशेषता कौन सी है? उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता, रचनात्मकता की कमी, या बाधित संप्रेषण कौशल, या दूसरों के विचारों को नकल करने की प्रवृत्ति। 20 का जवाब दीजिए सब लोग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। 20 का राइट आंसर दीजिए। प्रतिभाशाली बच्चों की एक प्रमुख विशेषता है उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता। ये है प्रतिभाशाली बच्चों की एक प्रमुख विशेषता। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनका आईक्यू कितना होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप लोग आईक्यू, ठीक है। ये बता लिए तो आप समझ लीजिए कि हाँ पढ़ रहे हैं सीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आईक्यू से क्वेश्चन आता है, मंद बुद्धि जो होते हैं, सामान्य बुद्धि जिनकी होती है, उनका आईक्यू आपको पता होना चाहिए किससे कितने बीच के होता है, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में सभी लोग छापेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादातर प्रतिभाशाली और सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षा को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए उसे संबंध एवं संगठित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, और सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। बताइए। देखिए आर वाला तो गलत हो गया और ये आपका सही है, तो ए सही है लेकिन आर गलत है। निष्क्रिय दिखा तो ये आपका निगेटिव गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार स्मृति निर्माण करने में सक्षम लेकिन विवेचना करने में असक्षम है, या निर्माण एवं विवेचना करने दोनों में सक्षम है, या विवेचना करने में सक्षम पर निर्माण करने में असक्षम है, ना तो निर्माण में और ना ही विवेचना करने में सक्षम है। बताइए 22 का जवाब दीजिए सब लोग। संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार स्मृति जो है निर्माण एवं विवेचना करने दोनों में सक्षम है। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को
डैश शिक्षण शास्त्री प्रवृत्तियों को बढ़ाना चाहिए। कौन सी शिक्षण शास्त्री प्रवृत्तियों को बढ़ावा जो है देना चाहिए विद्यालय को? बाल केंद्रित, परीक्षा केंद्रित, शिक्षा केंद्रित, पाठ्यपुस्तक केंद्रित। बिल्कुल सरल प्रश्न है। बाल केंद्रित आपको कहीं भी दिखे तुरंत सही कर देना, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम दिशा निर्देशों के लिए कौन सा सार्वभौमिक विकल्प का हिस्सा नहीं है? सहभागिता के बहुविध साधन, भेदभाव के बहुविध तरीके, प्रतिनिधित्व के बहुविध साधन या अभिव्यक्ति के बहुविध तरीके। बहुत अच्छे भाई, 24 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे नहीं है, तो भेदभाव के बहुविध तरीके ये आपका करेक्ट होगा। निगेटिव का निगेटिव ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है किसके द्वारा समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है? अनुरूपात्मक चिंतन, कार्यात्मक स्थिरता, प्रतिक्रियाओं का समुच्चय, अभिसारी चिंतन। बताएंगे सब लोग। तो यहाँ पे पहला बिल्कुल करेक्ट होगा। अनुरूपात्मक चिंतन द्वारा समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एकथन तर्क वाले प्रश्न हैं, रेडी करिए और जवाब दीजिए सब लोग। विद्यालय आने से पूर्व जो है छोटे बच्चों में अपने परिवेश की समझ बनाने के सहज सिद्धांत मौजूद होते हैं। इस प्रकार की समझ पूरी तरह से अतार्किक है और इसकी अनदेखी करनी चाहिए। ये तो वाला तो बिल्कुल गलत हो गया। अब पहला देख के बताइए आप लोग। विद्यालय आने से पूर्व छोटे बच्चों में अपने परिवेश की समझ बनाने के सहज सिद्धांत मौजूद होते हैं, बिल्कुल सही बात है। पहला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल सही है, मतलब अविकथन आपका सही है, लेकिन तर्क जो आर है वो गलत है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं सही है, आपको बताना है, बताइए। तो 27 का जवाब दीजिए सब लोग। तो इसमें ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये वाला आपका नहीं सही है, ठीक है। भावनाएं और संज्ञान दोनों अपने आप में एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, तो ये आपका नहीं सही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? जिज्ञासा, रुचि, स्पष्टता के लिए चाहत, पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा नहीं है? 28 का जवाब दीजिए और वीडियो को लाइक कर दो। 3 प्रश्न और बचे हैं, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। 50 लाइक का टारगेट कंप्लीट कर देना इस वीडियो में। तो पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना, ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ये जो है व्यक्तिगत संतुष्टि या आनंद से प्रेरित के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना अधिक प्रभावी होता है जब विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ जोड़ा जाए, पठन सामग्री बहुत ही अमूर्त एवं जटिल हो, विषय वस्तु को असंबद्ध रूप से टुकड़ों में पढ़ाया जाए, या पूर्व ज्ञान से संबद्धता स्थापित ना की जाए। तो सीखना अधिक प्रभावी होता है जब विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ जोड़ा जाए। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है, एक अनुकूल सीखने का जो है वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन फिर से रीड कर रहा हूं मैं। एक अनुकूल सीखने का वातावरण बनाने के लिए इस शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, विद्यार्थियों से बेहद कम अपेक्षाएं रखनी चाहिए, महारत उन्मुख प्रतिपुष्टि देने से बचना चाहिए, या विद्यार्थियों को कोई स्वायत्तता नहीं देनी चाहिए। तो हमेशा एक अनुकूल सीखने का वातावरण बनाने के लिए इस शिक्षा को विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जो है सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन। इन 30 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। ऐसे ही डेली वीडियोस देखने के लिए आप एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही वीडियोस आए उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना। आज की वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर अपना फीडबैक देना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं दोपहर 2:30 बजे।